बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा बेटा 4 चल रहा है और बात का आगाज होगा आज प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें सबसे पहले जो बात हम आज पकड़ रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोवलेंट हाइड्राइड्स किन एलिमेंट्स के होते हैं। ये ज़रा आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि एक टेबल आपके सामने है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा बेटा ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A पहले इनके एलिमेंट्स दिए गए हैं और फिर इनके ये नीचे हाइड्राइड्स दिए गए हैं। जो ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं और ये बाकी के सारे जो है वो पोलर हैं। इनमें ये जो ऊपर वाले हैं तीन, ये तो इतने ज्यादा पोलर हैं कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये जो निचले वाले हैं HCl को निकाल के इनके अंदर डाइपोल फोर्सेस होती है। और आप कहेंगे कि सर ये HCl जो है ये एक बॉर्डर लाइन केस है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्सेस के दरमियान। यानी आप HCl के अंदर ये कहते हैं कि HCl के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस है और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस हैं कि वो बहुत कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तकरीबन बराबर हो जाए। चलिए जरा देखते हैं ये क्या कहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हम कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ, ये जो नीचे सारे हाइड्राइड्स हैं किनके, ग्रुप 4, 5, 6 और 7A। कहते हैं ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन पीरियड नंबर अलोंग एक्स एक्सिस और बॉइलिंग पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस। वो ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये देखिए इस ग्राफ में, ये जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये CH4, SiH4, GeH4 और SnH4, ये यहाँ पे जो नॉन पोलर थे ये वो वाले हैं और ये बाकी सारे पोलर हैं, ये जो ऊपर है। ठीक है, ये रेड कलर में जो है ये ग्रुप 6A के हाइड्राइड्स हैं। ये जो ब्लू कलर में है ये ग्रुप 7A के हाइड्राइड्स हैं और ये जो ग्रीन कलर में है ये ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स हैं, यानी नाइट्रोजन वाले। तो वापस चलते हैं जरा पिछली स्लाइड पे। जी बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि हमने उनका ग्राफ एक प्लॉट किया है और वो ग्राफ अभी अगली स्लाइड पे आ रहा है। आगे देखिए ये क्या कहता है। कहता है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A। अगर आप उसी ग्राफ को रिमाइंड करें तो वो सबसे नीचे थे, बड़े लो बॉइलिंग पॉइंट से एज कंपेयर टू हाइड्राइड्स ऑफ 5, 6 और 7A, वो जो ऊपर थे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये सारे ही, ये देखिए ये सारे के सारे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये है ना, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम है क्योंकि इनका साइज छोटा है और साइज छोटा होने के साथ साथ ये लीस्ट पोलराइजेबल भी है। ठीक है, इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है इन हाइड्राइड्स की, ये जो नॉन पोलर है, ये बहुत ही कम है। जिनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है उनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बेटा जी कमजोर होती है।
दैट्स वाई इनके जो आप कह लें हैं बॉइलिंग पॉइंट्स वो बहुत ही कम है। ये हमारे पास वही ग्राफ आ गया। कहता अमंग हाइड्राइड्स ग्रुप 5, 6 एंड 7A, ये रेड वाला, ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला 5, 6 और 7A, ये 5 है, ये 6 है और ये 7A है। कहता है इसमें आप बाकी अगर देखें तो ये ट्रेंड तो समझ आती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये वाले नॉन पोलर हाइड्राइड से, ट्रेंड वही है। लेकिन ये अमोनिया, HF और वाटर, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्यों है? इसके बहुत ज्यादा इसलिए है, कल हमने पढ़ा भी था कि वाटर, HF और अमोनिया, इनके दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस इज ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N, O एंड F which is responsible for the hydrogen bonding। इसी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, यहाँ पे ये बात दोबारा आ रही है। कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो ज्यादा असरअंदाज होता है, ज्यादा मुतासर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देन HF। हालांकि थोड़ा तवज्जो कीजिएगा कि मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताना है कि जो HF है ना, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा। वजह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी 4। जब आप वाटर की बात करते हैं, दिस इज वाटर, O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और जो है हाइड्रोजन की 2.1 दोनों। बेटा जी जब 2.1 होगी और वहाँ ऑक्सीजन की 3.5 होती है, आई थिंक सो, मैं गलती नहीं अगर कर रहा। तो आप देखिए ये वाला जो बॉन्ड है H और O वाला, ये लेस पोलर, HF वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर। तो होना तो ये चाहिए था कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता। ठीक है, क्या देखा था हमने कल भी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। वजह आपको याद होना चाहिए, वाटर में हर ऑक्सीजन एटम, आपने कल स्ट्रक्चर में देखा था, वो कुछ इस तरह से दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होता है। और जो फ्लोरीन होती है HF वाली, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड में एंगेज होती है। यही बातें यहाँ पे बयान की गई हैं। Although the electronegativity of fluorine more than that of oxygen, the bond in HF is more polar, वो more polar है than OH bond in water। Higher boiling point of water is attributed, उसकी वजह है formation of 2 hydrogen bond per oxygen atom। एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है rather than 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर फ्लोरीन एटम। जो फ्लोरीन एटम है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। थोड़ी सी मुझे इसके अंदर स्लाइड में करेक्शन करनी है। ये पर के साथ 1 नहीं आता, ये 1 नहीं होना चाहिए। जब पर आ जाता है तो वो अंडरस्टूड है कि वो 1 है। जी आगे क्या कहता है, अमोनिया कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर नाइट्रोजन एटम। अमोनिया भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना सकती है। अमोनिया के पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ पे ये देखिएगा pH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है, HCl का ज्यादा है। ठीक है, HCl का रूटीन में यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर लाइन केस है बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मैंने अभी पिछले स्लाइड पे आपको ये बताया था, अर्ज किया था कि HCl जो होता है ये बॉर्डर लाइन केस होता है। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं जो कि नियरली इक्वल होती हैं किसके,
वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। कहता था बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, जो कीजिए ये फोर्थ पीरियड के बॉइलिंग पॉइंट्स, ये फिफ्थ पीरियड के हैं, ये थर्ड वालों से ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एटम है ना हाइड्रोजन के अलावा दूसरे, वो साइज में बड़े हो गए हैं और वो ज्यादा पोलराइजेबल हो गए हैं। और आपको पता है जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे वो वाइटल रोल प्ले करती हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को बढ़ने। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, वाटर के अंदर आपको पता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कुछ इस तरह से। अच्छा, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो वहां पे उसने इस सेक्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं की हुई, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि वो पहले दे चुका है। लेकिन याद रखें जब बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ये नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रक्चर नहीं होता, आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते यू लूज 1 मार्क। 2 नंबर का होता है, 1 नंबर आपका लगा जाता है। मैंने ये वही वाला स्ट्रक्चर है, उसको मैंने एडिट करके थोड़ा सा कम कर दिया है, छोटा कर दिया। अब ये देखिए वाटर के नीचे इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है C2H5OH, ये भी C2H5OH और ये भी C2H5OH। आप देख रहे हैं ये इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, इथाइल अल्कोहल और वाटर जब मिक्स होते हैं तो ये देखिए वाटर, ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये फिर इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, यानी अल्टरनेट करके इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इथाइल अल्कोहल has strong tendency to form hydrogen bond। इथाइल अल्कोहल में ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है। अब आप कहेंगे ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई तो हम काहे की मतलब हम काहे का इलाज हम करेंगे, हम काहे की दुआ है। हम आपको बताएंगे कि ये इस तरह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये बनानी है आपने। कहता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जिसकी वजह से ये वाटर में फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि दोनों में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अमंग देयर मॉलिक्यूल। ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। अब हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की एक जो सबसे आला मिसाल है वो पेट्रोल, मोम, ये जो आपके घरों में होती है मोमबत्ती वाली, ये भी हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन है, डीजल हाइड्रोकार्बन है। ये वाटर पे हल नहीं होते। क्यों हल नहीं होते? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। वजह है क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, बहुत सादा सा इसका जवाब है, वो ये कि बेटा जी ये नॉन पोलर हैं और आपने मैट्रिक में एक चीज पढ़ी थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नॉन पोलर में हल होते हैं और जो पोलर होते हैं वो पोलर में हल होते हैं। थर्ड वन, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है ये अलहदा से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। वो जो हमने सबसे पहला आज पॉइंट पढ़ा है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रोशनी में स्ट्रक्चर ऑफ आइस को एक्सप्लेन करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको गाइड करता हूँ वो कौन से। अगेन जरा गौर कीजिए, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वो मैं एक ही स्ट्रक्चर मुख्तलिफ जगहों पे फिट किए जा रहा हूँ और ये इसी तरह से है। आपने इसी को यहाँ पे भी फिट करना है, जहाँ कहीं वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए आपने इसको फिट कर देना है। एक ही स्ट्रक्चर है, जो अभी पिछला सेक्शन था सेकंड सेक्शन, उसमें मैंने इसका एक छोटा हिस्सा ले लिया था, तब मैंने फिर दोबारा इसका बड़ा स्ट्रक्चर। कहता है लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड, आपस में जुड़े होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, which are periodically broken and reformed। क्योंकि वाटर में मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, हम ये कहते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, मूव करते रहते हैं एक दूसरे के साथ साथ है।
लेकिन वो इस तरह से अरेंज नहीं होते जैसे मैंने यहाँ पे बना दिए। ये जो अरेंजमेंट होती है ये आइस के अंदर होती है इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने वाटर के मॉलिक्यूल्स की बनाता हूँ उसमें बेतरतीबी सी होती है जो लिक्विड स्टेट में। कहता हूँ कूलिंग, जब पानी को ठंडा किया जाता है, व्हेन आइस इज फॉर्म, बर्फ बनती है, द मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर मैनर। मैंने अभी आपको बताया लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं और वो स्लाइड करते फिसलते फुसलते उनकी तरतीब नहीं बन पाती। लेकिन जब आप बात करते हैं क्या नाम है सॉलिड्स की, आइस की, आइस अगर बनेगी तो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप को रेगुलर मैनर में अरेंज कर लेंगे जैसे आपके सामने जो है वो बने। ड्यूरिंग दिस फिनोमेना एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड। जरा तवज्जो कीजिए, ये देखिए ये खाली जगह बन रही है, ये यहाँ पे भी, ये वाली यहाँ पे भी, ये खाली जगह प्रोड्यूस हो रही हैं, स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं इन द अमंग द मॉलिक्यूल्स। अब जब स्पेस क्रिएट होगी तो उसके नतीजे में 9% इंक्रीज इन द वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सारे बच्चे घर में बर्फ बनाते हैं, बर्फ वाला एक वो बाउल सा होता है जिसे हम पंजाबी में कोला कहते हैं, आप फ्रीजर में रख देते हैं। जब आप फ्रीजर में कोला रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो दरमियान में से थोड़ा सा ऊंचा हुआ होता है, वो दरमियान में से जो ऊंचा हुआ होता है उभरा सा होता है। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि पानी जब बर्फ बनता है तो वो फैलता है। फैलता क्यों है कि उसके अंदर जब ये अरेंजमेंट हो रही है जो आपको स्ट्रक्चर में मैंने शो की हुई है, इस अरेंजमेंट की वजह से दरमियान में स्पेसेस क्रिएट होती है और ये स्पेसेस क्रिएट होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और आपको मेरा बेटा पता है वॉल्यूम और डेंसिटी ये एक दूसरे के साथ इनका एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? दैट इज D इज इक्वल टू M/V। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा जी। जब डेंसिटी कम होगी तो आपने देखा है जब भी आप पानी में बर्फ डालते, बर्फ हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती, कभी नीचे सिंक नहीं करती। आप दुनिया जहान का जौन सा मर्जी लिक्विड ले ले पानी के अलावा, उस लिक्विड के अंदर उसी की सॉलिड फॉर्म डालें तो वो हमेशा नीचे बैठ जाएगी। एसिटिक एसिड ले ले, उसमें सॉलिड एसिटिक एसिड डालें, नीचे बैठ जाएगी। बेंजीन ले ले, बेंजीन के अंदर सॉलिड बेंजीन डालें, नीचे बैठ जाएगी। लेकिन जब आप पानी में बर्फ डालते हैं, आइस डालते हैं, सॉलिड फॉर्म में वाटर डालते हैं तो वो उसके ऊपर तैरती है, बर्फ नीचे नहीं बैठ। वजह कोक के अंदर सॉलिड कोक डालें तब भी, दूध के अंदर जो आप बर्फ डालते हैं या सॉलिड दूध डालते हैं, ये दूध जो है वो 85% पानी है। इसे गुज्जर तो ना दस देना, ਉਹਨੇ कहना अगे अल्लाह मियां ने 85% पानी पाया होया, थोड़ा जिहा मैं पा देंगा तो की होया। आयशा थी हमारे अच्छा आयशा आज है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा। सर देखिए आपने कहा कि जब बर्फ एक्सपैंड होती है, पानी जमते हुए एक्सपैंड होता है, हाँ तो जी। सर जब ये ज्यादा सर्दी होती है जहाँ पे, वहां पे जो अक्सर ये जो लेक्स है वो भी जम जाती है, तो वो फिर ऊपर को क्यों नहीं होती एक्सपैंड होके? हाय हाय वो तो बिल्कुल प्लेन होती है। लेक्स जब जमती है ना, उनका उनकी जो डायरेक्शन होती है ना जमने की, वो ऊपर से नीचे को होती है। क्यों? बाहर टेम्परेचर कम होता है, पानी का अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। उसमें जो बर्फ बनती है ना, जैसे आपने कभी फ्रीजर वाला कोला देखा है, वो बर्फ नीचे से जमनी शुरू होती है। अब जो लेक्स जमती हैं वो ऊपर हवा ठंडी होती है, पहले ऊपर से जमती हैं। वो ऊपर से जमते वक्त जो उनका फैलाव होता है वो नीचे की तरफ होता है। आज आप YouTube पे जरा कोई लेक को अंदर से देखिएगा, फ्रोजन लेक को, तो वो आपको अंदाजा होगा वो अंदर में उसकी लेयर्स इस तरह से, उंगलियां, फिंगर्स नीचे को बने हुए होते हैं। जैसे
बर्फ के अंदर से वो एक उभार सा ऊपर को उठा हुआ होता है, वो तो बहुत छोटा सा होता है। लेकिन जो लेक्स होती हैं, जब आप उनको नीचे से अगर कभी व्यू करें तो उसके अंदर बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नीचे को जमी हुई बर्फ के निकले हुए होते हैं। ठीक है, हमेशा लेक्स में जो बर्फ जमती है वो ऊपर से नीचे को जमती है, और ये इसी में आगे आ भी रहा है कि वो जो बर्फ होती है, जो लेयर एक ऊपर जम जाती है, वो इंसुलेटर का काम करती है। मेरा बेटा, आपने इंसुलेशन मटेरियल देखे होंगे। ये जो जग है मेरे पास, ये अगर आप इसकी दीवार देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये काफी मोटी दीवार वाला जग है। नजर आ रहा है? यस सर। हाँ, ये जो जग है ये बिल्कुल वैसा है जैसे कूलर होता है। ये छोटा सा कूलर टाइप जग है। इसके बाहर वाली दीवार और अंदर वाली दीवार के दरमियान इंसुलेशन मटेरियल भरा हुआ है। व्हाट दैट, अब इसका ढक्कन देखें तो ये ढक्कन भी इतना मोटा सा है, इसके अंदर बाहर से हीट नहीं जा सकती। इस इंसुलेशन मटेरियल क्या होता है, आपने कभी घर में गलती से हॉट पॉट टूट गया हो तो आपने देखा होगा हॉट पॉट के अंदर भी दो प्लास्टिक की लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, और आउटर और इनर के दरमियान एक फोमी सा मटेरियल होता है। दैट फोमी मटेरियल जिसके अंदर स्पेसिस हो वो बड़ा अच्छा इंसुलेटर होता है। उसके अक्रॉस हीट ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे ये इसके अंदर पानी आप रखें इस जग में बाई चांस आज मेरे पास यही वैसे पड़ा होता है यहाँ पे, तो इसमें बाहर जितना मर्जी गर्म मौसम हो, बाहर से हीट अंदर नहीं जाती, इसमें पानी बड़ी देर तक ठंडा रहता है। बिल्कुल उसी तरह से जब लेक्स फ्रोजन होती है, ऊपर इतनी मोटी बर्फ की तय, और वो छोटी मोटी नहीं तय होती, वो तो कई फुट मोटी तय होती। ऊपर बर्फ की तय, नीचे पानी होता है गर्म। मैंने कहा लेक्स हमेशा ऊपर से नीचे को जमती। जब वो ऊपर से नीचे को जमेगी, ऊपर बर्फ पहले बनेगी, फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी, लेकिन नीचे पानी गर्म रहेगा। और उस गर्म पानी के अंदर जो फिश है या वो जो प्लांट्स हैं, they can survive in winters। वरना हर साल मछलियां मारी जाए वहां पे पहाड़ी इलाकों में या फ्रोजन एरिया। और अगली बात, आपने सुना होगा बर्फ के घर। अगर आपका कभी कागान नारान जाने का इत्तेफाक हो, वहां ग्लेशियर्स बने हुए, ग्लेशियर्स के अंदर खाली जगह बन जाती है बाद पिघल पिघल के। आप ग्लेशियर के अंदर जाएं तो आपको ठंड कम लगती है, लेकिन ग्लेशियर के ऊपर जो है वो ठंड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो जो बर्फ की एक लेयर होती है वो बड़ा अच्छा इंसुलेटर का काम करती है। स्कीमोस आपने सुने होंगे। स्कीमोस वो लोग होते हैं जो बर्फ के घरों में रहते हैं। ठीक है, बर्फ के घर वो कैसे बनाए जाते हैं? बर्फ का एक बहुत बड़ा सा पीस है, उसको खोद खोद के बेलचे से अंदर से बर्फ निकाल देते हैं। ऊपर बर्फ की छत होती है, ठीक है, उसके अंदर इंसान रह लेते हैं, और वो अंदर से गर्म होते हैं क्योंकि अंदर वाली हीट बाहर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बर्फ भी, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं स्पेसिस है। वो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस किसी भी मटेरियल में आ जाए, वो बड़ा अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है जी। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। ड्यू टू दिस बिहेवियर वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग। आ गई वही बात, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स और लेक्स में पानी हमेशा ऊपर से नीचे को फ्रीज होता है। दिस लेयर ऑफ आइस एक्ट एज एन इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट हीट लॉस। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो हीट लॉस को रोक लेता है। टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो पॉन्ड्स और लेक्स के ऊपर वाली लेयर है
वो 0 है। एंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वाटर बीनीथ आइस, आइस के नीचे जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखें वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स व्हाई बर्फ जब भी बनेगी वो ऊपर होगी, ठीक है, नीचे पानी ठंडा होगा। whereas the marine life, where the marine life is maintained well, वो अपनी आपको वजूद अपना बरकरार रखती है। Hence plants and fish survive well under this blanket of ice for months। पौधे और मछलियां उसी ब्लैंकेट ऑफ आइस के नीचे महीने गुजार देते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ रही है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहता है पैटर्न ऑफ लाइफ वुड बी एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होता अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती। इस पर्टिकुलर सेक्शन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे नहीं है, मैं आप यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ, ठीक है, आप अपने पास लिख लें और उसका जवाब इसके अंदर से आपने ढूंढना है। इट इज योर असाइनमेंट टुडे कि आपने इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है 0306 वाले नंबर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, ओवर लिक्विड वाटर, बर्फ लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? या ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ फिश सर्वाइव ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, या व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सर्वाइवल ऑफ फिश ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर जो है वो टॉपिक के अंदर से आता है, और ये टॉपिक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बेटे पूछा जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। 4th वन है जी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आपके घरों में साबुन और डिटर्जेंट इस्तेमाल होते हैं। साबुन से जो डिटर्जेंट होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि डिटर्जेंट्स ज्यादा बेहतर क्लींजिंग एजेंट होते हैं एज कंपेयर टू सोप। आज आपको ये समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से ये अच्छे क्लींजिंग एजेंट है और साबुन और डिटर्जेंट किस तरह से काम करते हैं। जरा गौर फरमाइएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ऊपर है साबुन का स्ट्रक्चर, सोप का, और नीचे जो स्ट्रक्चर है ये उसका है डिटर्जेंट का। जरा गौर फरमाइएगा। ऊपर वाले सेक्शन में ये एक सिरा है जिसको कहा गया है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये जो सिरा है COO वाला इसको कहा गया हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया बीमारी है, पानी से लोग डरते हैं, नहाते नहीं है महीनों महीनों, वो हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है। हाइड्रोफोबिक एंड पार्ट या हाइड्रोफोबिक एंड वो सिरा जो वाटर रिपेलेंट है, और हाइड्रोफिलिक वो एंड जो वाटर अट्रैक्टिंग है। अब जरा गौर फरमाइए, आमतौर पे जो मेल्स है, जैसे हम लोग हैं, हमें जो कपड़ों हमारे गंदे होते हैं उसके ऊपर पोलर डर्ट ज्यादा होती है। जो घर से बाहर लोग जाते हैं उनको पोलर डर्ट का सामना करना पड़ता है। और अम्मियां हमारी जो किचन में काम करती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, काम करते वक्त कहीं घी का छींटा पड़ गया, ठीक है, सूट के ऊपर, ये घी जो होता है ये नॉन पोलर डर्ट होती है। ग्रीस नॉन पोलर डर्ट है, कुकिंग ऑयल गिर जाए नॉन पोलर डर्ट है। लेकिन ये जो डस्ट होती है, पंजाबी में जिसे कह रहे हैं कट्टा मट्टी, ये सारे का सारा पोलर डर्ट होता है। अब देखिए जरा तवज्जो कीजिए बेटा, दोनों
स्ट्रक्चर्स के अंदर ऊपर वाला सोप वाला स्ट्रक्चर है, नीचे दोनों स्ट्रक्चर जो है वो हैं डिटर्जेंट के। डिटर्जेंट दो तरह के होते हैं, एक ऊपर वाला है आपको दिख रहा होगा अल्काइल सल्फेट आयन लिखा हुआ उसमें, ये वाला, और ये नीचे वाला अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आयन। ठीक है जी। अब सुनिए, ये सिरा जो है ये नॉन पोलर डर्ट को रिमूव करता है, यहाँ पे भी ये वाला जो सिरा होता है ये नॉन पोलर डर्ट को रिमूव करता है, ऐसे ये वाला सिरा भी नॉन पोलर डर्ट को रिमूव करता है। और जो दूसरा सिरा है ये वाला, ये पोलर है, ये पोलर डर्ट को रिमूव करता है। ठीक है जी। तो अब ये देखिए, इसमें ऑक्सीजन हैं, इसमें भी ऑक्सीजन हैं, जहां कहीं ऑक्सीजन आ जाए ये क्या करते हैं, ये पोलर डर्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए उस डर्ट को कपड़ों में से खींच बाहर निकाल। Soap and detergent perform the cleansing action with the help of hydrogen bonding. The molecular structure of these molecules contain a polar and a non-polar end. तो आपको नजर आ रहे हैं, polar end attracts polar dirt with the help of hydrogen bonding, and non-polar end removes non-polar dirt by means of London dispersion force. ठीक है। सोप क्या होते हैं, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, ये अल्काइल है इतनी लंबी चेन, और ये कार्बोक्सिलेट है ये वाला। While detergents are alkyl sulfonate or alkyl benzene sulfonate, ये alkyl सल्फेट कह लें, सल्फोनेट कह लें, और ये alkyl benzene sulfonate। कहता है अल्काइल चेन्स या अल्काइल बेंजीन कंपोनेंट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक है। आप देखें ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, एंड रिमूव्स नॉन पोलर डर्ट। व्हाइल कार्बोक्सिलेट एंड सल्फोनेट एंड जो होते हैं ये पोलर डर्ट को रिमूव करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। जी बेटा। फिफ्थ, hydrogen bonding in biological compounds and food materials। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह। प्रोटीन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन से मिलकर बनती है। Coiled about one another, जो जिनकी आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग हुई होती है। ये अभी हम देखते हैं एक स्पाइरल बना होता है जिसे आप हीलिक्स कहते हैं, और वो हीलिक्स राइट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंड रूल आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, या वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। ठीक है जी। ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया, ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, इधर से इधर को वो कॉइलिंग हो रही है और ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है। ठीक है जी। तो आप जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखिए बेटा, ये ऊपर वाली चेन का CEO है और ये निचले वाले के NH के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखिए, ये ऊपर वाले का CEO है, निचले वाले के NH के साथ ये हाइड्रोजन। ये देखिए, ऊपर वाले का CEO है, निचले वाले के NH के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। तो अगर आप गौर कीजिए यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखिए, ये एक तरफ CO है और दूसरी तरफ NH है। कहता है इन राइट हैंडेड हीलिक्स द ग्रुप NH एंड CO, आप देख सकते हैं NH और CO एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, बिकम वर्टिकली एडजेसेंट, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कहता है दीज हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक वन स्पाइरल टू अनदर। स्पाइरल एक स्प्रिंग का जो वो हिस्सा है उसको निचले वाले के साथ वो जो आपस में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बेटा जी मैं आपको गाइड अगर करूं तो अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पाइरल है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा स्पाइरल है। हर स्पाइरल ये ऊपर से नीचे जुड़े हुए हैं, और किससे जुड़े हुए हैं,
ये बेटा जुड़े हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक वन स्पाइरल टू अनदर। एक्सरे एनालिसिस से पता चला है कि एक स्पाइरल में 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से अहम इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज पे आपको पूछी जा सकती है। अब डीएनए के अंदर ये जरा डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है और ये उसी को जो है वो जरा एनलार्ज करके दिखाया गया है। ये जरा गौर कीजिए, थाइमीन और एडेनिन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह साइटोसिन और दूसरा क्या होता है जी, गुआनिन, इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से ही ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो अपना वजूद बरकरार रखती है। दिस इज कॉइल्ड अबाउट वन अनदर ऑन ए कॉमन एक्सिस। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक एक्सिस के इर्द गिर्द डबल हेलिकल दो हेलिक्स जो है वो स्प्रिंग नुमा डबल स्प्रिंग नुमा जो है वो चल रहा होता है। एक्सिस उसकी कॉमन है और इसका जो डायामीटर है दैट्स इंपॉर्टेंट, और वो जो डायामीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 18 से 20 एंगस्ट्रॉम है। और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन as far as MCQs are concerned. Other food materials like carbohydrates, जिनमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सक्रोज वगैरह हैं, जैसा उनके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं और वो OH ग्रुप्स क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। आखिरी बात आज के लेक्चर की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। ये जितने भी पेंट्स आप दीवारों पे करते हैं या आप डाई करते हैं कपड़ों को, उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। ये जो पेंट्स और डाइज होते हैं ये एडहियर होते हैं टू द सरफेस ऑन विच दीज आर अप्लाइड। ये चिपकते हैं उस सरफेस के साथ, और किससे चिपकते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आखिरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वाइटल इन फाइबर, थ्रेड लाइक मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क और कोई भी जो सिंथेटिक फाइबर्स है, इन सब के अंदर ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं और दियर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। ये जरा थोड़ा सा आज लंबा था। आवाज ब्रेक कर गई सर। हमारे ये जो फूड कलर्स होते हैं इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? मैं बेटे उनके साथ कर रहा हूँ डायलॉग। उम्मीद है मंडे से जो है ना वो टीचर्स को ज्वाइन करते हैं। सर मैं तो पूछती हूँ कि फूड कलर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? फूड कलर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तीनों लेक्चर होंगे मंडे से, यानी कि चारों? जी जी, चारों नहीं,